देखिए, उत्तर प्रदेश क्या पूरा देश ही वक्त समस्याओं से सराबोर है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बुनियादी तौर से जन विरोधी है। उत्तर प्रदेश में या देश में इसकी अधिकांश नीतियां जनता के विरोध में हैं, उनके दुख दर्द को बढ़ाती हैं, उन्हें परेशान करने की नीतियां हैं। लोकतंत्र का कोई भी महत्व भारतीय जनता पार्टी समझती नहीं है। सब गैर कानूनी तरीके से काम करती है और लोगों को बेपनाह परेशान करती है। नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ ग्लोबल। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जावेद अली खान, जो राज्यसभा के सांसद हैं और दूसरी बार मनोनीत किए गए हैं। खैर, ज़्यादा चर्चा पे नहीं, इनकी परिचय पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट बातचीत करते हैं। एक पारंपरिक और लोकतांत्रिक सवाल ये पूछा जाता है पहले दफ़ा कि आपको दोबारा राज्यसभा सांसद मनोनीत किया गया है, कैसा लग रहा है? जाहिर है अच्छा ही लग रहा है और सांसद बनना ये गर्व की बात है और इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपनी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी का, पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव जी का, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। दूसरा सवाल उसी राज्यसभा से करेंगे कि पहली बार आप जब चुन के जाते हैं राज्यसभा के लिए तो 2014 होता है और एक नई पार्टी बीजेपी जो सत्ता में आती है और उसके एक साल बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में बदलाव होता है और वहाँ भी बीजेपी की सरकार बनती है। तो वो आपके पीछे वाले कार्यकाल को देखें और अभी जो आप मनोनीत किए गए हैं 2022 में, तो उसमें और इसमें कितनी चुनौती होगी, ये सफ़र कैसा होगा, वो सफ़र कैसा रहा था राज्यसभा के कार्यकाल? पिछले कार्यकाल में भी मैं जब संसद में आया था तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब भी है इस कार्यकाल में भी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जब मेरा ये कार्यकाल समाप्त होगा उससे पहले ही देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से 2024 में हटा देगी। जहां तक चुनौतियों का सवाल है, संसद सदस्य के सामने निश्चित रूप से चुनौतियां होती हैं जो जनविरोधी सरकार समय समय पर पेश करती है। जनविरोधी कानून बना करके हम लोग उसका विरोध करते हैं, उसकी मुखालफत में संसद के अंदर बहस करते हैं। तो मुझे कोई बहुत ख़ास फ़र्क नहीं लगता, जैसे जैसे चुनौतियां आएंगी उनका मुकाबला किया जाएगा। चुनौतियाँ आएंगी, उनका मुकाबला किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सियासत से आप आते हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत केंद्र के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहते हैं कि मील का पत्थर माना जाता है और केंद्र की सरकारें जो होती है उत्तर प्रदेश से होके आती है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत को आजकल आप किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को? राज्यसभा में आप उत्तर प्रदेश की कौन सी समस्याओं को रेखांकित करेंगे, उठाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश क्या पूरा देश ही इस वक्त समस्याओं से सराबोर है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बुनियादी तौर से जन विरोधी है। उत्तर प्रदेश में या देश में इसकी अधिकांश नीतियां जनता के विरोध में हैं, उनके दुख दर्द को बढ़ाती हैं, उन्हें परेशान करने की नीतियां हैं। लोकतंत्र का कोई भी महत्व भारतीय जनता पार्टी समझती नहीं है। सब गैर कानूनी तरीके से काम करती है और लोगों को बेपनाह परेशान करती है। जो जनता से जुड़े हुए दैनिक जनजीवन के सवाल हैं, जैसे रोज़गार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, इन पर भी भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से बेरुखी अख्तियार किए हुए है। तो ये सब सवाल हैं जिन पर हम आगे संघर्ष करेंगे। बेरोजगारी की समस्या की बात कर रहे हैं आप। अभी अग्निपथ के योजना की शुरुआत हुई है और सरकार ने इसके लिए बोल भी दिया है, डेडलाइन भी दे दिया गया कि इस दिन से भर्ती भी होगी। तो आप कैसे देखते हैं इस अग्निपथ और अग्निवीर को? जितने भी बड़े फैसले या कहिए परिवर्तनकारी फैसले बीजेपी की सरकार ने किए हैं अपने कार्यकाल में,
वो ज़्यादातर मूर्खतापूर्ण फैसले सिद्ध हुए हैं। जैसे नोटबंदी का बड़ा धमाकेदार फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ था, और इतने वर्षों के बाद भी अभी तक नोटबंदी का क्या उद्देश्य था, क्यों वो फैसला किया गया था, न तो सरकार बता पाई है, न भारतीय जनता पार्टी बता पाई है। जीएसटी जिस तरीके से लाई गई उसे देख करके भी अभी हम ये कह सकते हैं कि उसके क्या लाभ हैं, ये बीजेपी या सरकार नहीं बता पाई है, लोगों को अभी भी कन्विंस नहीं कर पाई है। इसी प्रकार मुझे लगता है उसी क्रम में अग्निपथ का फैसला भी उसका मूर्खतापूर्ण फैसला है, इसका भी कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। आपने नोटबंदी की बात की, जीएसटी की, तो जीएसटी और नोटबंदी को लेकर सरकार के तमाम तर्क हैं कि जीएसटी अगर आया तो उसमें व्यापार में सुधार हुआ, अगर नोटबंदी की गई तो काले धन वापस आए, काले धन पे प्रहार हुआ। देश के, मैं पढ़ रहा था किसी न्यूज़ पोर्टल पर, कई हजार करोड़पति दूसरे देशों में परमानेंट रेजिडेंसी के सर्टिफिकेट वहाँ मांग रहे हैं, स्थायी रूप से निवास करने के लिए। अगर इतना अच्छा व्यापार का माहौल है तो हमारे देश से हज़ारों हज़ारों करोड़ रुपया लेकर यहाँ के पूंजीपति क्यों भाग रहे हैं, लघु उद्योग बंद क्यों हो रहे हैं? ये सब हवाई बातें भारतीय जनता पार्टी करती है, ग्राउंड पर उसका कोई मतलब नहीं है। आपका एक बयान मैं सुन रहा था कि वो पुराना 1 साल 1.5 साल पहले का, जिसमें आप अमित शाह को मतलब रखा उनको चिन्हित करते हुए उनसे पूछते हैं कि आप कश्मीर में 370 हटाने के बाद कहने का आतंकवाद ख़त्म हुआ। कश्मीरी पंडितों के भी बारे में उसमें कुछ जिक्र किया गया था, लेकिन आप बोलेंगे हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। तो जावेद अली खान क्यों हमेशा, जैसे कई बार मैंने देखा उसमें कई भाषण सुना, हर बार आप बच के निकल जाते हैं? बच के निकलने का सवाल नहीं है। संसद के अंदर कुछ नियम हैं अपनी बात रखने के, और उन नियमों में साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि बिना साक्ष्य के, जिस वक्त डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो तब आप नाम ले सकते हैं, और अगर आप रवानगी में भाषण कर रहे हैं तो उस वक्त नामों का उल्लेख करना उचित नहीं माना जाता है। वो संसद की एक परंपरा है। या तो हम पहले से तैयार होकर के जाएं, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ या एविडेंस लेकर के संसद में बोल रहे हों, तब नाम लिया जा सकता है। लेकिन तात्कालिक जब भाषण किया जाता है किसी सवाल के जवाब में, तो उस वक्त नाम लेकर के इंगित नहीं किया जाता है। ये संसदीय परंपरा है। संसदीय परंपरा है, लेकिन उसी संसद में कई बार देखा जाता है कि कई स्पीचेज होते हैं, किसी खास समुदाय को लेके कई तरह के विवादित बयान भी दिए जाते हैं, और राजनीतिक भी किया जाता है, राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है। तो इस सब को आप कैसे देख रहे हैं, जैसे अभी के परिवेश की बात करें? नहीं, जहाँ तक संसद में बोलने का सवाल है, उसकी एक नियमावली तय है, और मेरा प्रयास ये रहता है कि जब मैं संसद में अपनी बात रखता हूँ तो मैं उस नियमावली के दायरे में ही अपनी बात रखता हूँ। बाकी लोग क्या करते हैं वो जाने। एक और आपका मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें आप कह रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम की सियासत नहीं करते हैं, और आप भी ये सब मत कीजिए क्योंकि हमारे सिद्धांत के खिलाफ है। लेकिन अगर अभी की बात करें तो सियासत कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। मंदिरों में मस्जिद ढूंढे जा रहे हैं, मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जा रही हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ राजनीति में लाभ और हानि धार्मिक आधार पर या सांप्रदायिक आधार पर लोग हासिल करने की कोशिश करते हैं। मैं चूँकि धर्मनिरपेक्षता जो संविधान का मूलभूत सिद्धांत है उसमें आस्था रखता हूँ, और उसी के आधार पर राजनीति में भी भाग लेता हूँ, इसलिए मैं ऐसी चीज़ों से बचता हूँ। ऐसी चीज़ों से आप बचते हैं। और उत्तर प्रदेश में खासकर देखा जाए तो एक समुदाय है, अगर अल्पसंख्यक, जिसमें सिर्फ एक कहा जाता है मुस्लिम समुदाय आता है, बाकी और भी कई समुदाय हैं जैसे अल्पसंख्यक में, लेकिन बहु अल्पसंख्यक मुसलमान हैं। उनको कहीं ना कहीं उनके घरों पे या उनके संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। तो आप इस कार्रवाई को, जैसे एक पक्ष है कि कहता है कि एक तरफा कार्रवाई है, बीजेपी तर्क देती है कि हम कानून के दायरे में रह के कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी
अभी तक उस कानून का उल्लेख नहीं कर पाई है जिसमें सिर्फ शिकायत के आधार पर ही किसी के घर पर बुलडोज़र चला दिया जाए, बिना ये बात प्रमाणित हुए कि वो दोषी है अथवा नहीं है। और किसी भी स्ट्रक्चर को गिराने के लिए कोर्ट का जो उससे संबंधित कोर्ट है या जो उसके लिए अधिकृत कोर्ट है, उसका आदेश होना नितांत आवश्यक है। बीजेपी यदि ऐसा कहती है तो वो घोर अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक काम करती है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि एफआईआर करो और जाकर के उसका मकान गिरा दो। बीजेपी अभी तक नहीं बता पाई कि कौन सी आईपीसी में, सीआरपीसी में, संविधान के किस अनुच्छेद में इस तरीके का लिखा हुआ है। ये वो गलत करते हैं। राज्यसभा के आप सांसद हैं, पहले भी आपका 6 साल गुजर चुका है, दूसरा कार्यकाल है। कई ऐसे राज्यों में कानून बना दिए जाते हैं जबकि राज्यसभा सांसद के पास या राज्यसभा के पास एक पावर है कि उसको रोकने का काम कर सकती है, जैसे वो एक भीड़ तंत्र पे अंकुश लगा सकती है। तो क्या राज्यसभा में उन जैसे कानूनों के खिलाफ जाने के चुनौती हैं या राज्यसभा के कार्यकाल को थोड़ी बहुत बदल दी गई है, पहले से स्वतंत्रता नहीं है बल्कि अब थोड़ी सी पकड़ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बहुमत से ही कानून बदले जाते हैं, बहुमत से ही कानून बनाए जाते हैं। जो भी पक्ष संसद के अंदर, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसमें बहुमत अर्जित कर लेता है, वो अपनी मर्जी के कानून बना लेता है। ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा डिमेरिट है कि यहाँ माइनॉरिटी व्यू को एकोमोडेट नहीं किया जाता, जबकि लोकतांत्रिक भावना या डेमोक्रेटिक स्पिरिट ये होनी चाहिए कि माइनॉरिटी व्यू को भी किसी कानून में या किसी फैसले में एकोमोडेट किया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज़ को बिल्कुल नकार दिया है। जैसे बाहर बहुसंख्यकवाद चल रहा है, उसी तरीके का बहुसंख्यकवाद वो संसद के अंदर भी जारी रखे हुए हैं। मतलब संसद की कार्यप्रणाली थोड़ी सी बदली हुई? नहीं, ये रूलिंग पार्टी पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि वो किस अंदाज में संसद को या विधानसभा को चलाना चाहती है। जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपने हिसाब से चलाती है। जो पार्टी सत्ताधारी यदि बुनियादी रूप से लोकतांत्रिक हो या लोकतंत्र की व्यवस्था में यकीन करती हो, तो वो इस बात का लिहाज भी करती है और माइनॉरिटी व्यूज़ को एकोमोडेट भी करती है। लेकिन चूंकि इनका लोकतंत्र में दूर दूर तक यकीन नहीं है बीजेपी का, ये सिर्फ गिनती को ही लोकतंत्र समझते हैं, इसलिए ये परेशानी आती है। बीजेपी तो कह रही है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से सभी कामों को अंजाम दे रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं, जो भी नियम बनाए जाते हैं, डिस्कशन होता है दोनों सेशन में पार्लियामेंट के। मैंने आपको बताया ना कि लोकतांत्रिक अपने आप को कहना ये संवैधानिक बाध्यता है, लेकिन अगर लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहे हैं तो फिर उसमें अल्पमत के जायज़ नज़रिए को भी एकोमोडेट करना चाहिए, जो बीजेपी कभी नहीं करती है। बीजेपी नहीं कर, सबका साथ सबका विकास का नारा है। नारे बहुत अच्छे अच्छे हैं, और नारे ही नहीं, 2014 से पहले के मोदी जी के भाषण भी बहुत अच्छे हैं। अब तो आप देख ही रहे हैं, बाद में आप देखिएगा जब इनका विश्लेषण करेंगे। अभी तो हम 2014 तक के जो उनके भाषण हैं, केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में, महंगाई के बारे में, देश की रक्षा के बारे में, बेरोज़गारी के बारे में, अभी तो हम उन्हीं का विश्लेषण कर रहे हैं। जब इनका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा फिर इन भाषणों का विश्लेषण करेंगे जो आज दे रहे हैं। बेरोजगारी तो कहीं है ही नहीं। सरकार का तर्क है कि या तो युवाओं के पास हुनर नहीं है और स्किल नहीं है कि वो जॉब कर सके, रोजगार पा सके, और रोजगार के तमाम अवसर मौजूद हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी अगर कोई सत्ताधारी दल ये सोचे कि बेरोज़गारी नहीं है, तो ये रोज़ाना जो आत्महत्याएं हो रही हैं, ये लोग ड्रामा कर रहे हैं क्या, या लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर के गलत तरीके की गतिविधियों में युवा लोग सम्मिलित हो रहे हैं। और अब तो जो संगठन सरकार का बेरोज़गारी के आंकड़े बताता था
उसने तो बताने बंद कर दिए हैं। NSO नाम का एक संगठन था जो बेरोज़गारी के और दूसरी चीज़ों के आंकड़े बताता था, वो इन्होंने बंद ही कर दिए हैं। तो फिर कहने में क्या है, कहने को कहते रहो। उत्तर प्रदेश में आज बाईपोल इलेक्शन हुए थे रामपुर और आजमगढ़ की सीट पे, और दोनों जगह बीजेपी जीतती है, तो क्या वजह हो सकता है कि सपा को लोगों ने? सरकारी मशीनरी का भयंकर दुरुपयोग, पुलिस का भारी दबाव इस उपचुनाव के अंदर रहा, जो आमतौर पर नहीं देखा जाता है। वही कारण है कि बीजेपी का अपर हैंड रहा इस चुनाव में। और दूसरा, हमारी बहन मायावती जी, जो उनकी भूमिका थी भारतीय जनता पार्टी को जिताने में, वो काफ़ी हद तक कामयाब रही हैं। बहन मायावती से मुझे एक याद आया कि शफीकुर रहमान वर्क हैं जो सपा के सांसद भी हैं और मायावती भी हैं, दोनों एक ही बयान देते हैं कि 2022 का जब चुनाव हुआ तो मुसलमानों ने अपनी जान तक लगा दी सपा को जिताने में, लेकिन सपा उनके बारे में बोलने से कतराती है, एक शब्द नहीं बोल पाती है। तो कहीं ये तो नहीं है कि रीजन की हो सकता है कि आजमगढ़ और रामपुर के लोग का मोह भंग हो गया हो? नहीं, ऐसा मायावती जी कुछ भी कह सकती हैं, और मायावती जी के जो बयानात हैं उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही है, तो इसलिए वो जो चाहें वो कह दें। लेकिन डॉक्टर वर्क के बारे में जो आपने कहा, ऐसा उनका कोई बयान नहीं है। अगर आप उस वीडियो को पूरा देखें तो वो ये नहीं कह रहे हैं। मैं बीबीसी का रिपोर्ट पढ़ रहा था कि मुसलमान अब उत्तर प्रदेश में एक नई सियासी, मेरे पास वो वीडियो भी है उनका जिसमें जिसे तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुसलमान क्या वाकई में कोई अल्टरनेट पॉलिटिकल पार्टी या अल्टरनेट नेता तलाश? देखिए, मुसलमान या हिंदू का सवाल नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो अपनी मर्जी का नेता चुने, अपनी मर्जी की पार्टी चुने, अपनी मर्जी की सरकार चुने। ये हर व्यक्ति का अधिकार है। लेकिन आज की परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में न मुसलमानों के पास, न पिछड़ों के पास, न कमज़ोर तबकों के पास समाजवादी पार्टी से बेहतर कोई विकल्प है नहीं, और समाजवादी पार्टी उनके हक में हमेशा खड़ी होती है और उन्हीं के लिए पॉलिटिक्स करती है। इसी चुनाव में 2022 के चुनाव में एक नेता हैं जो हैदराबाद के हैं और वो कई जगहों पे स्पीच देते नजर आए, और फिर एक डाटा भी है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिस का कि जिसमें मुसलमानों की हालत बहुत बदतर है। उत्तर प्रदेश में बात करें तो खैर मुसलमानों की हालत तो ऑल ओवर इंडिया में बदतर है, बट उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ से सियासत, उसी ज़मीन से आप जुड़े हुए हैं। तो वहाँ शिक्षा हो, रोजगार हो, ये तमाम जो चीज़ें हैं, जबकि सपा ने कई योजनाएं बनाई थी, तो पिछड़ापन कहाँ बीजेपी की सरकार में आके हुई, या फिर इसका जिम्मेदार अखिलेश यादव भी हो सकता? नहीं, अखिलेश यादव तो 5 साल मुख्यमंत्री रहे थे, और उन दिनों में शिक्षा को बेहतर करने के लिए सभी समाज के सभी वर्गों में, अल्पसंख्यकों में क्या और बहुसंख्यकों में क्या, दलितों में और पिछड़ों में क्या, अखिलेश यादव जी ने कई योजनाएं चलाई थी और कई सारे इंसेंटिव्स स्टूडेंट्स को दिए थे, जिससे वहाँ शिक्षा की हालत बेहतर हो रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आकर के वो सारी योजनाएं और वो सारे इंसेंटिव्स जो अखिलेश जी की सरकार दे रही थी, उन सबको बंद कर दिया। जहाँ तक मुसलमानों की शिक्षा का सवाल है, आज़ादी के बाद से मुसलमान उपेक्षा का शिकार रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उनका ग्राफ रोज़गार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में नीचे गया है। अब क्यों गया है, ये एक लंबी बहस है। बेहतर हो सकता था, ज़रूर हो सकता था। समय समय पर कुछ प्रयास भी हुए लोगों ने उसको बेहतर करने के लिए, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, इनका तो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है मुसलमानों के खिलाफ पोजीशन लेने का और उन्हें बर्बाद करने का। मैं जानबूझ करके ये बात कह रहा हूँ कि इनका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, क्योंकि गोलवलकर साहब अपने बंच ऑफ थॉट में जब देश के सामने इंटरनल थ्रेट की बात करते हैं तो उसमें पहला थ्रेट वो मुसलमानों को ही इंगित करते हैं। और गोलवलकर साहब
इनके पैगंबर हैं एक तरीके के। गोलवलकर साहब इनके देवता हैं राजनीतिक रूप से। उनकी एक एक बात इनके लिए धर्म ग्रंथ की तरह है। तो जिसमें गोलवलकर साहब इंटरनल थ्रेट मुसलमानों को नंबर 1 बताते हैं, तो जाहिर है कि उनका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है उस थ्रेट को ख़त्म करने का या उस थ्रेट को बर्बाद करने का। तो मुसलमान उनके लिए थ्रेट हैं, इसलिए उनको बर्बाद करते हैं। एक विपक्ष की मजबूत विपक्ष की मांग हमेशा की जाती है। प्रधान सेवक भी बोलते हैं कि एक विपक्ष का हो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन विपक्ष को देखें तो आए दिन कहीं ना कहीं कमज़ोर नजर आता है किसी भी नीति को लेके। तो आपको क्या लगता है इस? विपक्ष कोई अपने आप बनता नहीं है और अपने आप कमज़ोर नहीं होता है, ना अपने आप मजबूत होता है। देश की जनता जिसे मजबूत करती है वो मजबूत होता है, जिसे कमज़ोर करती है वो कमज़ोर होता है। इसलिए विपक्ष के ऊपर ही ये इल्ज़ाम रख देना कि आप कमज़ोर हो गए, ये तो कोई बहुत औचित्यपूर्ण बात नहीं है। थोड़ा जामिया की तरफ रुख करते हैं क्योंकि जामिया से आपका जुड़ाव रहा है और जामिया अभी कुछ दिनों से चर्चे में बना हुआ है और आप उन सब चीज़ों को कैसे बदनाम भी किया गया, नाम भी हुए, ए ग्रेड भी मिला, लेकिन आप कैसे देखते हैं जामिया को अभी? जैसे अभी भी बाहर की दुनिया थोड़ा सा अलग ही एक सोच रखती है जामिया। देश के अंदर जितने भी शिक्षा संस्थान हैं उनमें जामिया अव्वल नंबर पर है। ये बात हम ही नहीं कहते, भारत सरकार की जो मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय, उसने भी 2 साल पहले जामिया को नंबर 1 पर रखा था और शायद अभी भी फर्स्ट 10 में, पहले 10 में जामिया का स्थान है। तो असलियत तो ये है। और ये पहला नंबर जो जामिया को हासिल हुआ था, ये उस वक्त हासिल हुआ था जब जामिया CAA और NRC के आंदोलन में पूरे जोशो खरोश के साथ इन्वॉल्व थी। मतलब जामिया के स्टूडेंट्स उसके अंदर इन्वॉल्व थे, जामिया कम्युनिटी एज ए होल उसके अंदर इन्वॉल्व थी। उसके बावजूद भी जामिया को पहला नंबर शिक्षा मंत्रालय के ग्रेडिंग में मिला था। तो ये असलियत है। अब इसके बारे में जो चाहे जैसी राय बनाए या बनवाए वो उसकी मर्ज़ी है। जामिया हिंदुस्तान का बेहतरीन तरीन एक संस्था है और देशभक्ति इसके अंदर कूट कूट कर भरी है। आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेज़ों की सहायता से चलने वाले शिक्षा संस्थानों के बहिष्कार की कॉल जब गांधी जी ने दी थी खिलाफत मूवमेंट और असहयोग आंदोलन के दौरान, उस समय जामिया की स्थापना हुई थी। जामिया की स्थापना करने वाले सभी लोग आज़ादी के आंदोलन के अग्रणी नेता थे, बड़े सिपाही थे आज़ादी के आंदोलन के। इसलिए जामिया के बारे में बीजेपी या सरकार का एक सेक्शन किस तरीके की राय बनाना चाहता है या बनवाना चाहता है वो अलग बात है, लेकिन जामिया राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत एक संस्था है और हम इसकी कामयाबी की हमेशा कामना करते हैं। आंदोलन की गोद से कोख से उत्पन्न हुई जामिया यूनिवर्सिटी है, लेकिन CA यूनिवर्सिटी का आपने जिक्र किया, उस आंदोलन में कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं और सलाखों के अंदर आज भी हैं, तो उनके बारे में क्या आप, जैसे उनके साथ जो भी हुआ? वो एक कानूनी प्रक्रिया है, उन्हें साजिशन फंसाया गया है जामिया को बदनाम करने के लिए। बदले की भावना से सरकार ने काम किया है। अब उस कानूनी प्रक्रिया में तो मेरा या आपका या किसी का कोई दखल हो नहीं सकता है। जो कोर्ट के मैटर हैं वो चलेंगे और जो कुछ भी सहायता उनकी हो सकती है वो हमारे जामिया कम्युनिटी के लोग करते हैं। जामिया को प्रयोगशाला के तौर पे नहीं देखा जा रहा है आजकल? कुछ लोगों का कहना है कि एक प्रयोगशाला के तौर पे जामिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आप कैसे देखते हैं इस? प्रयोगशाला से क्या मतलब? जामिया शैक्षणिक संस्था है और इसके अंदर लोग पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, फिर अपने जीवन के दूसरे क्षेत्रों में जा कर के वो काम धाम करते हैं। प्रयोगशाला किस प्रकार की? एक नई विचारधारा का कौन कर रहा है? मैं समझा नहीं, ना मैंने सुना है कभी ऐसा कुछ। पॉलिटिकल प्रेशर कहीं यूनिवर्सिटी पे जो जामिया की अपनी विचारधारा है जो बेसिकली डेमोक्रेटिक है और आज़ादी के आंदोलन में जो मूल्य स्थापित हुए थे
वो सब जामिया के अंदर विद्यमान है। मैं समझता हूँ कि इसे कोई अपने स्वार्थों को प्राप्त करने के लिए प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता। लास्ट सवाल कि 2024 को आप कैसे देखते हैं? हमें उम्मीद है कि देश की जनता जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों से परेशान है, वो निश्चित रूप से कोई निर्णायक फैसला करेगी और इस जन विरोधी सरकार को हटाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जावेद अली खान, जो सपा से यानी समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। तो खैर, बातचीत में कई पहलुओं को हमने छुआ, कई पहलुओं पे बातचीत की और 2024 की तरफ एक इंडिकेशन था कि 2024 में कुछ बदलाव होने के आसार नज़र आएंगे या हो सकते हैं। अब खैर देखिए क्या होता है। 2024 करीब है और सरकार का दूसरा कार्यकाल भी पूरा हो गया, तीसरे की तैयारी है। बाकी विपक्ष भी अपनी जोर शोर पे लगा है कि 2024 में कुछ बदलाव हो। तो खैर जनता को तय करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ।